आज हम एक ऐसे अध्याय पर नजर डाल रहे हैं जिसने भारतीय इतिहास की दिशा, आप कह सकती हैं, बदल दी। और ये सब शुरू हुआ एक नाम से, मंगल पांडे। जी हाँ, मंगल पांडे। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ जीवन परिचय भी हैं, जो इस शख्सियत और 1857 के विद्रोह की शुरुआत में उनकी भूमिका पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मंगल पांडे कौन थे, उनके विद्रोह के पीछे क्या ताकतें थीं। सही। और क्यों उन्हें अक्सर भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी कहा जाता है। बिल्कुल। ये सोचना ही मतलब रोमांचक है कि कैसे एक अकेला सिपाही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इतने बड़े विरोध का प्रतीक बन गया। चलिए इस कहानी के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। और ये समझना वाकई जरूरी है कि मंगल पांडे का विद्रोह सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं था। नहीं, ये उस गहरे असंतोष का एक तरह से विस्फोट था जो लंबे समय से भारतीय सैनिकों और कुछ हद तक आम लोगों के मन में भी मतलब पनप रहा था। हाँ, मतलब जमीन तैयार हो रही थी। बिल्कुल। हम उन सामाजिक, आर्थिक और खासकर धार्मिक परिस्थितियों को भी देखेंगे जिन्होंने इस विद्रोह की जमीन तैयार की, जैसा कि आपके दिए गए स्रोतों में भी संकेत मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल पांडे के शुरुआती जीवन से। स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगवा गांव। जी, नगवा गांव। एक साधारण ब्राह्मण, भूधर ब्राह्मण परिवार में। पिता दिवाकर पांडे और मां अभय रानी। क्या उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ खास पता चलता है जो उनके बाद के कामों को मतलब समझने में मदद करे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो एक पारंपरिक धार्मिक माहौल में पले बड़े थे। बचपन से ही धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। अच्छा। और शायद इसी पृष्ठभूमि ने बाद में उनकी धार्मिक भावनाओं को इतना संवेदनशील बनाया, खासकर जब उन्हें लगा कि उन पर हमला हो रहा है। हाँ, ये बात समझ आती है। ये कोई अचानक आई देशभक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी परवरिश और उनकी जो मान्यताएं थीं, उनका हिस्सा थी। और फिर केवल 22 साल की उम्र में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन करने का फैसला किया। यह 1849 की बात है। हाँ, 1849 में। वे किस रेजिमेंट का हिस्सा बने? वो बंगाल सेना की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। 34वीं BNI। जी, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उस समय कंपनी की सेना में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय थे। ये आजीविका का एक जरिया तो था, लेकिन एक ऐसा माहौल भी था जहां तनाव लगातार बढ़ रहा था। आपने तनाव का जिक्र किया। 1850 के दशक तक आते आते भारतीय सिपाहियों में ये असंतोष इतना क्यों बढ़ गया था? स्रोत भेदभाव की बात करते हैं, पर क्या ये सिर्फ वेतन या सुविधाओं तक ही सीमित था? नहीं, देखिए, भेदभाव निश्चित रूप से एक बड़ा कारण था और ये कई स्तरों पर था। स्रोतों में वेतन के अंतर का जिक्र है साफ साफ। भारतीय सिपाहियों को उनके ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में काफी कम वेतन मिलता था। पदोन्नति के अवसर भी बहुत सीमित थे, चाहे कोई कितना भी काबिल क्यों ना हो। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक या पेशेवर मामला नहीं था, व्यवहार में भी एक तरह का नस्लीय अहंकार झलकता था। मतलब रोजमर्रा का बर्ताव। बिल्कुल। भारतीय सैनिकों को अक्सर कमतर समझा जाता था। उनके साथ वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता था जिसकी वे उम्मीद करते थे। छोटी छोटी बातों पर अपमानित किया जाना बहुत आम था। तो ये एक लगातार सुलगती हुई स्थिति थी, रोजमर्रा के अपमान और अन्याय की भावना। बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों या पैसों का मामला नहीं रह गया था, ये आत्मसम्मान पर चोट थी, सीधे। इसके अलावा कंपनी के कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधारों को भी शक की नज़र से देखा जा रहा था। जैसे सती प्रथा का अंत या विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून। भले ही आज हम उन्हें प्रगतिशील माने, उस समय कई भारतीयों को ये अपनी परंपराओं में सीधा हस्तक्षेप लगे। सिपाहियों को डर था कि अंग्रेज उनकी सामाजिक संरचना और धार्मिक मान्यताओं को मतलब नष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो एक तरह का सांस्कृतिक भय भी था। हाँ, बिल्कुल। और इसी माहौल में जब नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूसों का मुद्दा सामने आया, तो वो चिंगारी बन गया जिसने, समझिए, बारूद में आग लगा दी। हाँ, ये एनफील्ड P53 राइफल वाला मामला, हमारे स्रोतों में इसका काफी विस्तार से वर्णन है। ये कैसे उस निर्णायक बिंदु तक ले गया? देखिए, 1856 के अंत और 1857 की शुरुआत में सेना में ये नई राइफलें लाई गई। तकनीक बेहतर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके साथ जो कारतूस आए उन्होंने समस्या खड़ी कर दी। इन कारतूसों को लोड करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग थी।
सिपाही को कारतूस के सिरे को दांतों से काटकर खोलना होता था ताकि अंदर का बारूद राइफल में डाला जा सके। और समस्या उस कारतूस के बाहरी खोल पर लगी चिकनाई या चर्बी से थी, है ना? सटीक, बिल्कुल। कारतूस को पानी और नमी से बचाने के लिए उसके कागज के खोल पर चर्बी की एक परत चढ़ाई जाती थी। जल्दी ही सिपाहियों के बीच ये खबर फैली और ये महज अफवाह नहीं थी, इसके पीछे ठोस आधार भी थे कि इस चर्बी में गाय और सूअर दोनों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अब यहीं पर मामला बहुत गंभीर हो गया। क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पूज्य है और सूअर इस्लाम में वर्जित, तो ये तो दोनों प्रमुख धर्मों के सैनिकों की आस्था पर सीधा प्रहार था। बिल्कुल, इसे महज एक सैन्य नियम का उल्लंघन नहीं माना गया। सिपाहियों को लगा कि ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल है, उनके धर्म को भ्रष्ट करने की, उनकी जाति को तोड़ने की। उन्हें लगा होगा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ, उन्हें लगा कि अगर वे इन कारतूसों का इस्तेमाल करते हैं तो वे अपने धर्म से पतित हो जाएंगे। ये उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया। उनके सामाजिक बहिष्कार तक का खतरा था। जो पहले से शक और गुस्सा था ना, वो सब इस एक मुद्दे पे केंद्रित हो गया। तो ये सिर्फ राइफल नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनके धर्म, उनके पूरे अस्तित्व पर हमले जैसा महसूस हुआ। हाँ। इसी पृष्ठभूमि में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में जो हुआ वो इतना विस्फोटक क्यों था? उस दिन 34th BNI के सिपाही मंगल पांडे ने न केवल इन नए कारतूसों को छूने और इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने इससे कहीं आगे बढ़कर कदम उठाया। अच्छा। वे सिर्फ निष्क्रिय विरोध नहीं कर रहे थे। स्रोत बताते हैं कि वो अपनी रेजिमेंट के सामने आए, अपनी बंदूक भरी और उन्होंने अपने साथी भारतीय सिपाहियों को ललकारा कि वे अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हों, अपने धर्म की रक्षा करें। ये एक खुला विद्रोह था। और उन्होंने सिर्फ ललकारा ही नहीं, बल्कि अंग्रेज अधिकारियों पर हमला भी किया। हाँ, बिल्कुल। जब उनके अंग्रेज एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉ और सर्जेंट मेजर ह्यूसन ने उन्हें रोकने या गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो मंगल पांडे ने उन पर गोली चला दी। जी। लेफ्टिनेंट बॉ का घोड़ा घायल हुआ और ह्यूसन भी जख्मी हुए। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सत्ता पर हमला था, और वो भी भरी परेड ग्राउंड में, सबके सामने। ये अवज्ञा की, आप कह सकते हैं, पराकाष्ठा थी। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। उस समय के माहौल में ब्रिटिश राज अपने चरम पर, और एक अकेला सिपाही इस तरह खुलेआम बगावत कर रहा है, अपने अफसरों पर गोली चला रहा है। हाँ, विश्वसनीय। उनके साथी सिपाहियों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वे तुरंत उनके साथ हो लिए? ये एक दिलचस्प पहलू है। स्रोत बताते हैं कि उस क्षण ज्यादातर भारतीय सिपाही हक्के बक्के रह गए, शायद समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। हाँ, अचानक हुआ होगा सब। बिल्कुल। कुछ हिचकिचाए, कुछ शायद डरे हुए भी थे। क्वार्टर गार्ड के कमांडर थे जमादार ईश्वरी प्रसाद। उन्हें आदेश दिया गया था कि मंगल पांडे को गिरफ्तार करें, लेकिन उन्हें और उनके सिपाहियों ने हिचकिचाहट दिखाई। हालांकि एक सिपाही थे, शेख पलटू, उन्होंने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की और अंग्रेज अफसरों को बचाया भी। तो तत्काल कोई सामूहिक विद्रोह नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सब साथ आ गए। लेकिन मंगल पांडे के इस दुस्साहसी कार्य ने एक लकीर खींच दी थी। इसने दिखा दिया था कि विरोध संभव है, और इसने अंग्रेज अधिकारियों को बुरी तरह झकझोर दिया था। भले ही तुरंत सब साथ ना आए हो, पर उन्होंने जो किया वो अभूतपूर्व था। जाहिर है अंग्रेज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी गिरफ्तारी, और उसके बाद क्या हुआ? उन्हें उसी दिन पकड़ लिया गया। हालांकि इसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शेख पलटू और अंग्रेज अफसरों ने मिलकर उन्हें काबू किया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन पर कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि बस एक दिखावा रहा होगा। हाँ, महज एक दिखावा। आरोप बहुत संगीन थे, विद्रोह और हत्या का प्रयास। फैसला तो लगभग पहले से तय था। और सजा क्या मिली? मौत की सजा। अंग्रेज इस विद्रोह की चिंगारी को तुरंत बुझा देना चाहते थे। वे एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे ताकि कोई और सिपाही ऐसी हिम्मत ना करें। सजा सुनाए जाने के महज कुछ ही दिनों के भीतर 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल। जी। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि बैरकपुर के जो स्थानीय जल्लाद थे, उन्होंने भी उन्हें फांसी देने से इनकार कर दिया था। सच में? हाँ, जिसके बाद कलकत्ता से विशेष जल्लाद बुलाने पड़े। ये भी उस समय के माहौल को थोड़ा दर्शाता है। जल्लादों का इनकार करना है, ये भी अपने आप में एक छोटा सा प्रतिरोध था शायद। लेकिन अंग्रेजों का मकसद तो डर फैलाना था। क्या वो इसमें कामयाब हुए, या मंगल पांडे की शहादत का असर उल्टा हुआ? उनका मकसद पूरी तरह विफल रहा, पूरी तरह से।
डर फैलने के बजाय मंगल पांडे की फांसी की खबर ने आग में घी का काम किया। अच्छा, बैरकपुर की घटना और पांडे की शहादत की खबरें तेजी से दूसरी छावनियों में फैली। सिपाहियों के बीच गुप्त संवाद थे, पत्र व्यवहार, यात्री। इनके जरिए ये बात फैली कि कैसे एक सिपाही ने अपने धर्म के लिए जान दे दी। जो असंतोष पहले से दबा हुआ था ना, वो अब उबलने लगा। उनकी कुर्बानी ने हजारों लाखों सैनिकों को प्रेरित किया। उन्हें लगा कि अब चुप रहना कायरता होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि बैरकपुर की घटना और पांडे की फांसी सीधे तौर पर मेरठ के विद्रोह से जुड़ी है, जिसने 1857 के संग्राम की औपचारिक शुरुआत की? बिल्कुल, सीधा संबंध है एकदम। 8 अप्रैल को पांडे को फांसी हुई। अप्रैल के अंत में मेरठ में 90 सिपाहियों को नए कारतूस इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। उनमें से 85 ने इनकार कर दिया। 85 सिपाहियों ने? हाँ, 9 मई को उन 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया। उन्हें लंबी लंबी सजाएं सुनाई गईं और सबके सामने उन्हें अपमानित किया गया। उनकी वर्दियां फाड़ी गईं। ओह, ये तो बहुत भड़काने वाला था। बिल्कुल। और अगले ही दिन 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी, वो अब मेरठ में शोला बन चुकी थी। और मेरठ के बाद ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर जगह। हाँ, देखते ही देखते ये एक व्यापक जन विद्रोह का रूप लेने लगा, जिसमें सिर्फ सिपाही ही नहीं थे। किसान, जमींदार, दस्तकार और कई रजवाड़े भी इसमें शामिल हो गए। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया। इसे ही हम आज भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसलिए मंगल पांडे को सिर्फ एक बागी सिपाही कहना बहुत अधूरा होगा। वे उस महासंग्राम के अग्रदूत थे, एक प्रतीक बन गए थे। तो अगर हम मंगल पांडे के योगदान को संक्षेप में समझें, तो मुख्य बातें क्या होंगी, जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं? देखिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अन्याय के खिलाफ, विशेषकर धार्मिक आस्था पर हमले के खिलाफ पहली मुखर और सशस्त्र आवाज उठाई। ये व्यक्तिगत साहस का मतलब चरम था। बिल्कुल। दूसरा, उनका बलिदान 1857 के व्यापक विद्रोह के लिए एक तात्कालिक प्रेरणा बना, सीधी प्रेरणा। उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश सत्ता अजय नहीं है और उसके खिलाफ लड़ा जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी था दिखाना। और तीसरा, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बन गए। उनका नाम साहस, बलिदान और देशभक्ति का एक तरह से पर्याय बन गया। और ये प्रतीकवाद आज भी जीवित है। स्रोतों में उन्हें दी गई उपाधियों का जिक्र है और उनके सम्मान में किए गए कार्यों का भी। जी हाँ, उन्हें अक्सर 1857 की क्रांति का प्रथम वीर या कभी-कभी भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। ये उपाधियां उनके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। भारत सरकार ने 1984 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्मृति को सहेजने का एक प्रयास था। और 2005 में आई हिंदी फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग, उसने तो उनकी कहानी को एक बहुत बड़ी आबादी तक पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी कथा में आज भी लोगों को आकर्षित करने और प्रेरित करने की वो क्षमता है। निश्चित रूप से। फिल्में और जो लोकप्रिय संस्कृति है, वो इतिहास को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भले ही उनमें कुछ नाटकीयता जोड़ी गई हो, पर ये इस बात का प्रमाण है कि मंगल पांडे सिर्फ इतिहास की किताबों का एक नाम नहीं है, बल्कि भारतीय मानस में एक जीवित स्मृति है। तो कुल मिलाकर जब हम इन स्रोतों को देखते हैं, तो मंगल पांडे की कहानी एक अकेले सिपाही के विद्रोह से कहीं ज्यादा गहरी नजर आती है ना? बिल्कुल। ये कहानी है दबे हुए गुस्से की, धार्मिक पहचान की रक्षा की और उस स्वाभिमान की लड़ाई की जो ब्रिटिश राज के तले कहीं ना कहीं कुचला जा रहा था। उन्होंने वास्तव में गुलामी और अन्याय के खिलाफ पहली संगठित चुनौती पेश की और अपने प्राणों की आहुति देकर उस लड़ाई की नींव रखी जो लगभग 90 साल बाद भारत की आज़ादी पर खत्म हुई। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। उनका कार्य उस समय की सामूहिक भावना का एक तरह से विस्फोट था और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय, उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज घटनाओं का रुख मोड़ देती है। हाँ। मंगल पांडे का विद्रोह हमें ये याद दिलाता है कि कैसे व्यक्तिगत साहस जब सही समय और सही मुद्दे पर प्रकट होता है तो वो एक सोई हुई चेतना को जगा सकता है और बड़े पैमाने पर बदलाव का अग्रदूत बन सकता है। ये विचार करने योग्य है कि व्यक्तिगत निष्ठा और सामूहिक कार्रवाई के बीच क्या संबंध है और कैसे एक चिंगारी कभी-कभी पूरे जंगल को रोशन कर सकती है।